हेलो एवरीवन, मैं रवि एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं टारगेट सेमेस्टर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जैसे आज सभी पता है कि हम लोग बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में जूलॉजी वाले पोर्शन को डिस्कस कर चुके थे, थ्योरी वाले पोर्शन कंप्लीट कर लिए थे और हम लोग यूनिट 1 से एमसीक्यू के प्रैक्टिस पेपर हम लोग सॉल्व कर रहे थे पीवाईक्यू के बेसिस पे, जिसमें से यूनिट नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और आज की क्लास में हम लोग यूनिट नंबर 8 देखने वाले हैं इम्यूनिटी सिस्टम से। ठीक है, इसमें देखेंगे कि ये जो इम्यूनिटी सिस्टम है क्या एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, अगर है तो यहाँ से किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस लेवल तक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपके सिलेबस में अगर यूनिट 8 में आपका इम्यूनिटी सिस्टम दिया है या फिर इवन और भी किसी यूनिट में दे चुका हुआ है, तो वहां से ये जो इम्यूनिटी सिस्टम वाला जो पोर्शन है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है। अप्रॉक्स की बात कर लें तो अप्रॉक्स 4 से 5 क्वेश्चन कभी कभार आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। तो एक तरह से कहा जाए तो ये जो यूनिट है आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि यहाँ से भर भर के क्वेश्चन आपको लास्ट ईयर में पूछे गए थे और इस साल के एग्जाम में, इस साल के सेमेस्टर में भी आपसे ये क्वेश्चन पूछने को आते हैं। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आखिर क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कौन को किस किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप क्लास में पेन पेपर फोकस लेकर बैठेंगे, जिससे पूरी कंसंट्रेशन आपकी क्लास पर रहे और यहाँ पे जो भी नया टर्मिनोलॉजी आपके सामने देखने को मिलेगा या फिर एक ऐसा कॉन्सेप्ट नया देखने को मिलेगा या इवन कह लें कि ऐसे क्वेश्चन जिसके आपको आंसर डाउट आ रहे हो, ठीक है, या फिर गलत हो गए हो, तो वो क्वेश्चन को, वो आंसर को अपने कॉपी में नोट कर लेंगे और साथ ही साथ ये भी आप डिटरमाइन करते चलेंगे कि सर मेरे आउट ऑफ 40 में से या फिर आउट ऑफ 50 में से इतने क्वेश्चन करेक्ट हो गए हैं। और लास्ट में आप लोग कमेंट बॉक्स में हॉनेस्टी वे में, ईमानदारी से आप कमेंट में बॉक्स में कमेंट कर देंगे कि सर आउट ऑफ 50 मेरे 40 क्वेश्चन करेक्ट हो गए या फिर आउट ऑफ 50 मेरे 30 क्वेश्चन करेक्ट हो गए। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इम्यून सिस्टम से। ठीक है, और जब स्टार्ट करते हैं तो आज का अपना पहला क्वेश्चन आ जाता है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी है। जैसे कि आपसे पूछा गया है कि द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, क्या पूछा जा रहा है सर? द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ द इम्यून सिस्टम, यानी कि ऐसी विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम प्रतिरक्षी तंत्र के बारे में अध्ययन करते हैं, इसे किस नाम से जानते हैं? ठीक है, किस नाम से जानेंगे सर? क्या इसे जूलॉजी के नाम से जानते हैं, क्या इसे माइक्रोबायोलॉजी के नाम से जानते हैं, क्या इसे इम्यूनोलॉजी के नाम से जानते हैं या फिर इसे बायोटेक्नोलॉजी के नाम से जानते हैं? तो आप लोग को पता होगा सर, हम लोग जूलॉजी पढ़ रहे हैं, यानी कि इसमें हम किसकी बात करते हैं? जितने भी एनिमल्स होते हैं, है ना, जितने भी एनिमल्स की बात कर लें ना, स्टडी ऑफ एनिमल्स, स्टडीज ऑफ एनिमल की अगर बात कर लेते हैं तो इसको हम क्या करते हैं? इसको हम बोलते हैं सर जूलॉजी। अब इसमें भी एंटोमोलॉजी आते हैं, तमाम सारे और भी ब्रांचेस आपको देखने को मिल जाते हैं जूलॉजी के अंदर। ठीक है, लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं सर? इम्यून सिस्टम की बात कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे माइक्रोबायोलॉजी लिखा हुआ है, तो अगर इसकी बात की जाए तो आपको पता होगा कि स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, है ना, स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात की जाए, और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हिंदी में आप लोग क्या कहते हो? सूक्ष्म जीव के नाम से जानते हो। क्या बोलते हो सर? इसी को आप लोग बोलते हो सूक्ष्म सूक्ष्म जीव कहते हो, है ना। और ये सूक्ष्म जीव में क्या कौन कौन से आते हैं तो आप बताओगे सर? सूक्ष्म जीव में आपके बैक्टीरिया आते हैं, है ना, बैक्टीरिया हो गए, वायरस हो गए, ठीक है, बैक्टीरिया हो गए, वायरस हो गए, और आपके फंजाई हो गए, कुछ फंजाई, और साथ ही साथ आप बता सकते हो सर प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ, ये जो फंजाई होते हैं ये एक्सेप्शनल में आते हैं, इसमें आते हैं सर, एक्सेप्शनल में आते हैं, लेकिन इसको हटा दीजिए आप। वायरस यहाँ पे नोट कर लीजिए, पैथोजन नोट कर लीजिए, ये सब की अगर स्टडी की जाती है तो हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म के नाम से जानते हैं। बायोटेक्नोलॉजी में क्या की पढ़ी जाती है सर? जेनेटिक इंजीनियरिंग की जाती है। क्या की जाती है सर? जेनेटिक इंजीनियरिंग किया जाता है, स्टडी ऑफ, हाँ ऐसे कर लो, स्टडी ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं कि नए क्लोन का फॉर्मेशन कराना या फिर नए हाइब्रिड सीड का, नए हाइब्रिड एनिमल का फॉर्मेशन कराना, तमाम सारे बातें हम इसमें क्या करते हैं? बायोटेक्नोलॉजी की मदद से करते हैं।
ठीक है। लेकिन हम जब बात करेंगे सर स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम की, ये आपका प्रतिरक्षी तंत्र की बात करेंगे, तो इसमें आप आएंगे इम्यूनोलॉजी के, है ना। क्या बोलेंगे सर? इम्यूनोलॉजी। यानी कि जब भी हम बात करें, इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, तभी ये आपके लास्ट ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए आपके सामने इस टाइप के क्वेश्चन रखे गए हैं, है ना। तो इम्यूनोलॉजी क्या होता है सर? स्टडी ऑफ इम्यूनिटी सिस्टम की बात की जाती है, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इम्यूनोलॉजी के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो जितने लोग भी क्वेश्चन नंबर 1 का सी बता रहे थे, क्वेश्चन नंबर 1 का जितने लोग सी बता रहे थे, इन सभी का क्वेश्चन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। और ये अगर आपके क्वेश्चन करेक्ट हो गए हैं तो अपने कॉपी में एक छोटा सा मार्क लगा लीजिएगा सर कि मेरा जो पहला क्वेश्चन था वही क्या हो गया है? करेक्ट हो गया। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इम्यूनिटी इज ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम, है ना। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा रोग प्रतिरोध शक्ति आजीवन रहता है ना। क्या बोल रहा है? ड्यूरिंग द लाइफ टाइम, ड्यूरिंग द लाइफ टाइम, बॉन्ड से नहीं है। अब हम लोग जन्म ले लिए हैं और जन्म लेने के बाद ये हमारे बॉडी में अगर आता है तो इसको किस नाम से जानते हैं। लेकिन यहां से पढ़ने से पहले सबसे पहले इम्यूनिटी की बात कर लें। इसी को क्या कहते हैं? रोग प्रतिरोधक क्षमता के नाम से जानते हैं। रोग प्रतिरोधक क्षमता, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं रोग प्रतिरोधक, है ना, रोग प्रतिरोधक शक्ति या फिर क्षमता के नाम से इसको जानते हैं। तो ये आई होप कि ये सब बातें आपको हिंदी में पता होगा। जब हम लोग कोविड से गुजर रहे थे तो ये सब बहुत बातें हमको सुनने को मिलती थी। रोग प्रतिरोधक क्षमता को अपने आप को बढ़ाना है, अपने विटामिन सी की गोलियां खानी है जिससे हमको कोई डिजीज कॉज ना हो, है ना। ये सारी बातें वहां पे उस समय हम लोग देखते थे। लेकिन इम्यूनिटी की बात करते हैं तो ये 2 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं सर? 2 टाइप के होते हैं। एक होता है आपका इन्नेट इम्यूनिटी, एक को क्या कहते हैं सर? इन्नेट इम्यूनिटी कहते हैं, और दूसरे को कहते हैं हम लोग एक्वायर्ड इम्यूनिटी। क्या बोलते हैं सर? एक्वायर्ड इम्यूनिटी के नाम से जानते हैं। तो आपने जब भी पूछा जाए तो सर इम्यूनिटी कितने टाइप के होते हैं सर? 2 टाइप के होते हैं। एक इन्नेट इम्यूनिटी होता है और एक क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनिटी होता है। इन्नेट इम्यूनिटी की जब भी बात करोगे, इन्नेट इम्यूनिटी की बात ये होती है सर, कोई भी पर्सन है जब वो डिजीज के साथ बॉर्न होता है ना। बात को ध्यान सुनना, जब उसकी जन्म हुई है, पहले से उसके अंदर बॉडी में कोई ना कोई डिजीज है, तो इस टाइप की इम्यूनिटी को क्या बोलते हैं? इन्नेट इम्यूनिटी के नाम से जानते हैं। बाय बर्थ, है ना, बाय बर्थ अगर कोई डिजीज है उसके पर्सन के अंदर, जैसे सपोज करो कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है, तो वो कहीं ना कहीं इन्नेट इम्यूनिटी के अंतर्गत आएगा। लेकिन एक्वायर्ड की बात करेंगे ये जब बेबी क्या हो जाए? बर्थ हो जाए, आफ्टर बर्थ, ऐसे कर लो। यानी कि बच्चा जब जन्म ले लिया और उसके बाद से फिर डिजीज कॉज हो रहा है। जैसे कि आप बोल दो कि अब सर हाल फिलहाल में क्या हो रहा था? कोविड की बात की जा रही थी। कोविड भी क्या हो रहा था? आज हम लोग को हो रहा था, यानी कि कहीं ना कहीं एक्वायर्ड में आता था, है ना। कोई फीवर हो गया, निमोनिया हो गया, तमाम सारे डिजीज होते हैं वो एक्वायर्ड के अंतर्गत ही आते हैं। तो ये सब भी बात आप ध्यान में रखोगे। क्वेश्चन क्या पूछा है कि ऑब्टेन ड्यूरिंग द लाइफ टाइम, है ना। आफ्टर द बर्थ की बात की जा रही है। इसकी बात किसकी बात की जा रही है सर? आफ्टर दी बर्थ की बात की जा आफ्टर दी बर्थ की बात की जा रही है। यानी कि आप बताओगे सर ड्यूरिंग द लाइफ टाइम की बात कर रहे हैं, तो इसमें कौन सा ऑप्शन टिक लगा देंगे हम लोग? एक्वायर्ड इम्यूनिटी पे टिक लगा देंगे। किस में लगा देंगे सर? एक्वायर्ड इम्यूनिटी पे टिक लगा देंगे जब भी ये आफ्टर बर्थ पूछ ले या फिर ड्यूरिंग द लाइफ टाइम पूछ ले, है ना। 2 बात आप ध्यान रखेंगे, आफ्टर द बर्थ पूछ ले या फिर ड्यूरिंग द लाइफ टाइम की जिक्र कर ले, तो इसको बताएंगे एक्वायर्ड। इन्नेट में क्या बताओगे? इन्नेट में ये बताओगे जब भी बच्चा जन्म लेता है उसके ऑलरेडी उसके अंदर डिजीज है ना, कोई ना कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है, डिजीज है, तो उसको इन्नेट इम्यूनिटी के नाम से जानते हैं, ठीक है। इन्नेट इम्यूनिटी में कोई मेमोराइजेबल फीचर्स नहीं होता है, लेकिन एक्वायर्ड में क्या होता है? मेमोराइजेबल फीचर्स होता है। जैसे सपोज करो अभी हमको कोविड हुआ था, है ना। कोविड जिस पर्सन को हुआ था उसके पर्सन की बॉडी की इम्यूनिटी क्या कर लिए? उसको मेमोराइज कर लिए कि अगर इस टाइप का कोई भी पैथोजन आएगा तो हम समझ लेंगे कि हमारे बॉडी को कोई डिजीज कॉज करने वाला आ रहा है, ठीक है।
तो इसी तरह ये क्या करता है, मेमोराइज फॉर्म में रख लेता है, लेकिन इननेट ऐसा काम नहीं कर पाता है। तो ये ध्यान देना, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एक्वायर्ड इम्यूनिटी के नाम से जानते हैं। तो जितने लोग भी क्वेश्चन नंबर 2 का ए बता रहे थे, उन सभी का क्वेश्चन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। जब करेक्ट हो जाएगा तो अपने कॉपी में एक छोटा सा मार्क लगा लेना कि सर मेरे क्वेश्चन नंबर जो 2 था वो करेक्ट हो गया। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज आर देयर। क्या पूछ रहा है सर, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज आर देयर, एंटीबॉडी कितने टाइप के होते हैं। लेकिन एंटीबॉडी के टाइप्स पढ़ने से पहले हमको थोड़ा सा नॉलेज लेना चाहिए, सर एंटीबॉडी किससे मिलकर बना होता है ना, एंटीबॉडी किससे मिलकर बना होता है। कभी आपसे ऐसा पूछ लिया जाए एंटीबॉडी किससे मिलकर बना हुआ है, तो आप क्या बताओगे, जो एंटीबॉडी होता है ये ग्लाइकोप्रोटीन से मिलकर बना होता है। किससे, ग्लाइको प्रोटीन से मिलकर बना होता है। इसका मतलब ये हुआ सर, ग्लाइकोप्रोटीन का मतलब ये हुआ कि इसमें कार्बोहाइड्रेट होगा, कार्बोहाइड्रेट होगा, और साथ ही साथ कार्बोहाइड्रेट जो होगा वो प्रोटीन के साथ मिलकर बना होगा। किसके साथ सर, प्रोटीन के साथ मिलकर बना होगा, है ना। पहली बात ये सर, ये किस शेप का होता है सर, ये वाई शेप का होता है ना, ये भी बात इंपॉर्टेंट है, वाई शेप का होता है सर। इसमें 2 हैवी चेन होते हैं, हैवी चेन होते हैं, है ना, और इसके पास लाइट चेन भी होते हैं, लाइट चेन होते हैं। तो ये चीज आप ध्यान रखना, है ना। इसके कितने टाइप्स होते हैं, अगर टाइप्स की बात की जाए, टाइप्स, है ना, टाइप्स लिख लो, तो ये 5 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं सर, 5 टाइप के होते हैं। और इसको याद करने का तरीका आपको कई दफा बता चुके हैं, इसको याद करना, गेम डी, गेम डी, है ना। इस तरीके से अगर याद करोगे गेम डी, तो आपका सीक्वेंस भी याद रहेगा और आप एंटीबॉडी को भी याद करके रखोगे। जैसे आई जी से बता दोगे 3 4 5, हाँ, इम्यूनोग्लोबिन जी, इससे क्या बता दोगे, इम्यूनोग्लोबिन ए, है ना, इससे क्या बता दोगे, इम्यूनोग्लोबिन एम, इस ई से क्या बता दोगे, इम्यूनोग्लोबिन ऐसे, इम्यूनोग्लोबिन ई, और डी से क्या बता दोगे, इम्यूनोग्लोबिन डी। ये आप 5 चीज इम्यूनोग्लोबिन का या फिर एंटीबायोटिक को याद करके रखोगे। इसको इंडिकेट करने का तरीका ये है आई जी, है ना, ऐसे इम्यूनोग्लोबुलिन, इम्यूनोग्लोबुलिन इसको क्या बोलते हैं सर, इसको बोलते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन, है ना। तो इस नाम से इसको जानते हैं आईजी को। तो ये तमाम सारे बातें अपने कॉपी में नोट करिएगा, और नोट करने के बाद हमसे क्वेश्चन ये पूछा था, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज आर देयर, कितने टाइप्स के एंटीबॉडीज होते हैं। तो देखो 1 2 3 4 5, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जितने लोग बता रहे हो 5, उन सभी का ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ये तमाम सारे बातें अपने कॉपी में नोट करते चलो, जिससे आपके कॉपी में एक अच्छा सा नोट, शॉर्ट नोट भी तैयार हो जाएगा, और एग्जाम के समय में आप इसको अच्छे से रिवाइज करके एग्जाम हॉल में जा सकते हो। और आई ना, इतनी तो गारंटी हो चुकी है कि आपको इतनी विश्वास हो गया कि क्वेश्चन यहीं से कहीं ना कहीं पूछेगा, है ना, इससे ज्यादा कहीं क्वेश्चन पूछने वाला नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का जितने लोग ए बता रहे हैं उन सभी का ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेल इज इन्वॉल्व इन द सेल मेडिकेटेड इम्यूनिटी। सेल मेडिकेटेड इम्यूनिटी में कौन सा ऐसा सेल इन्वॉल्व होता है, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकाएं कोशिका मध्यस्थ प्रतिरक्षक में शामिल होता है। क्या ल्यूकेमिया, क्या टी सेल, या फिर मास्ट सेल, या फिर थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट का इसको क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट, याद करो थ्रोम्बोसाइट को क्या बताए थे हम लोग कि आरबीसी को क्या बोलते हैं हम लोग, इरिथ्रोसाइट कहते हैं, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट कहते हैं, और प्लेटलेट को क्या कहते हैं, थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। यानी कि थ्रोम्बोसाइट किसका है सर, प्लेटलेट की बात की जा रही है ना, किसकी बात की जा रही है सर, प्लेटलेट की बात की जा रही है। सर यहाँ पे अगर टी सेल की बात करते हैं, टी सेल का फुल फॉर्म क्या होता है, तो थाइमस होता है, TH, थाइमस सेल इसको कहते हैं, या फिर इसी को टी सेल के नाम से जानते हैं, इसी को टी हेल्पर सेल भी कहते हैं। तो ये चीज भी आप ध्यान रखोगे यहाँ पे, ठीक है। तो जब भी हम बात करें तो सेल मेडिकेटेड इम्यूनिटी की बात करेंगे, सेल मेडिकेटेड इम्यूनिटी में कौन इन्वॉल्व होता है, तो आप बताओगे सर टी सेल यहाँ पे इन्वॉल्व होता है। कौन सी कोशिकाएं इन्वॉल्व होती हैं सर, टी सेल इन्वॉल्व होती हैं। यानी कि 4th का जितने लोग बी बता रहे हो सर टी सेल होना चाहिए, उन सभी का ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आप लोग में से तमाम लोग बता रहे हैं सर 4 का बी, है ना, 4 का बी टी सेल। चलो अब क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि अमॉन्ग द फॉलोइंग
एंटीबॉडीज विच क्रॉसेस द प्लेसेंटा, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी एंटीबॉडी है जो कि प्लेसेंटा को पार करती है ना? कौन सी ऐसी एंटीबॉडी? क्या आईजीजी करती है, आईजीएम करती है ना? या फिर आप बता लो कि आईजीए या फिर आईजीडी, है ना? तो जैसे हम अभी बात किए थे, गेम डी की बात किए थे, इसमें से एक ऑप्शन जो नहीं है, ई वाला नहीं है ना? तो हम जब ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट लगा लो, क्वेश्चन नंबर 5 में स्टार लगा लो, इंपॉर्टेंट लगा लो, ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि ऐसा कौन सी एंटीबॉडी है जो कि प्लेसेंटा को क्रॉस करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी रखती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लेसेंटा को क्रॉस करने के लिए कौन सी एंटीबॉडी होती है, या फिर आपसे पूछेगा जो मदर का जो मिल्क होता है उसमें कौन सी एंटीबॉडी होती है। यही दो क्वेश्चन आपसे पूछता है एंटीबॉडी से इसके रिस्पेक्ट में। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है कि प्लेसेंटा को कौन सा एंटीबॉडी क्रॉस करेगा, तो बताओगे सर आईजीजी जो होता है ना, आईजीजी है ना, कौन सा, इम्यूनोग्लोबिन जी जो होता है वो प्लेसेंटा को क्रॉस करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी रखता है। अगर वहीं पे पूछा जाए सर आईजीए कहां होता है, तो ये मिल्क में होता है। किस में होता है सर? मिल्क में, फीमेल की मिल्क में ये पाया जाता है आईजीए। इसीलिए बोला जाता है कि मम्मी का दूध बच्चे को हमेशा पिला मतलब छोटे बच्चों को पिलाना चाहिए, है ना? उसके बॉडी में क्या हो, एंटीबॉडी तैयार हो इसके लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का जितने लोग ए बता रहे हो उन सभी का क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। द प्राइमरी रिस्पॉन्स ऑफ द इंफेक्शन विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग एंटीबॉडी इज द सिंथेसाइज, यानी कि एक संक्रमण के प्राथमिक प्रति उत्तर में निम्न में से कौन सी एंटीबॉडी बनती हैं? कौन सी एंटीबॉडी बनती है? क्या आईजीई बनती है, आईजीए बनती हैं, आईजीजी बनती हैं, या फिर आईजीएम बनती हैं? तो क्या बताओगे? तो जब भी हम बात करें कि कभी भी इंफेक्शन कॉज होने वाला है ना, क्या कॉज होने वाला सर? इंफेक्शन कॉज होने वाला है, प्राइमरी इंफेक्शन कॉज होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्राइमरी इंफेक्शन कॉज होगा, तो उस दौरान किस टाइप की एंटीबॉडी बन के तैयार होंगी, है ना? तो इस टाइम जो एंटीबॉडी बनेंगी वो आईजीई की बनेंगी। किसकी बनेंगी सर? इम्यूनोग्लोबिन ई की बनेंगी, है ना? यहाँ पे नोट कर लो, इम्यूनोग्लोबुलिन ई, है ना? तो इसकी क्या होगी, एंटीबॉडी बनेगी। यानी कि ये काम क्या करती है, इसका काम होगा कि जब प्राइमरी, है ना सर, क्या होगा सर, जब प्राइमरी इंफेक्शन कॉज करेगा, प्राइमरी इंफेक्शन कॉज हुआ, है ना, तो उस दौरान जो एंटीबॉडी बनेगा, एंटीबॉडी यही बन के तैयार होगा। जैसे सपोज करो हमारे बॉडी में कोई पैथोजन इंटर किया या फिर कोई इंफेक्शन इंटर किया, तो सबसे पहले जो एंटीबॉडी तैयार होगा वो होगा आईजीई का। किसका तैयार होगा सर? आईजीई का एंटीबॉडी तैयार होने वाला है। तो जितने लोग भी सी का ए बता रहे हो उन सभी का ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। और करेक्ट हो जाएगा तो अपने कॉपी में एक छोटा सा मार्क लगा लोगे, सर मेरा एक और क्वेश्चन क्या हो गया, करेक्ट हो चुका। चलो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 भी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ से इंटरफेरॉन के बारे में पूछा गया आपसे। किसके बारे में पूछा गया सर? इंटरफेरॉन के बारे में पूछा गया है। और इंटरफेरॉन क्या होता है, एक अपने आप में इंपॉर्टेंट होता है। इसमें पूछ रहा है कि इंटरफेरॉन जो है वो किस टाइप का बैरियर है। क्या ये साइटोकाइनिन वाला बैरियर है, क्या ये फिजिकल बैरियर है, क्या ये सेलुलर बैरियर है, या फिर फिजियोलॉजिकल बैरियर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट लगा लीजिए और इंपॉर्टेंट के साथ एक यहाँ पे स्टार लगा लीजिए भैया कि ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। और इस बार के एग्जाम में भी आपसे पूछे जाएंगे क्या कि इंटरफेरॉन जो है वो किस टाइप का बैरियर होता है। तो आपको जब भी इस टाइप का क्वेश्चन देखने मिले बैरियर के अकॉर्डिंग, तो इंटरफेरॉन की अगर पूछा जाए तो इंटरफेरॉन जो होता है वो साइटोकाइनिन बैरियर होता है। क्या होता है सर? साइटोकाइनिन बैरियर होता है इंटरफेरॉन, है ना। तो ये बात आप ध्यान रखना कि जो इंटरफेरॉन होता है वो किस टाइप का बैरियर होता है। एक बार बोलो सब कोई मेरे पीछे, एक बार बोलो, जो इंटरफेरॉन जो होता है वो कहीं ना कहीं साइटोकाइनिन टाइप का बैरियर होता है। तो ये चीज आप ध्यान में रखोगे। तो 7 का जितने लोग ए बता रहे थे उन सभी का ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि नेम द फर्स्ट सेल विच रिक्रूट एट द प्लेस ऑफ द इन्फेक्शन, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी कोशिका, उस पहली कोशिका का नाम बताइए जो संक्रमण के स्थान पर भर्ती होती है ना। क्या NK सेल होती हैं, या फिर बेसोफिल वाली सेल होती हैं, या फिर न्यूट्रोफिल्स होते हैं, या फिर मैक्रोफेज होते हैं। क्या पूछ रहा है सर? सबसे पहली कोशिका, किसकी बात कर रहे हैं सर? सबसे पहली कोशिका का नाम बताना है जब क्या होगा, जब इंफेक्शन कॉज होगा या फिर संक्रमण होगा।
अच्छा, आपको छोटे क्लास से याद आता होगा, आपको पढ़ाया गया होगा कि जब हमारे बॉडी में कोई भी पैथोजन आता है या फिर हमारे बॉडी में कोई भी इंफेक्शन कॉज करने के लिए आता है, तो हमारे ब्लड उसको सबसे पहले लड़ाई करने के लिए आता है ना, उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए आता है। तो ब्लड का कौन सा सेल आता है? तो आप लोग बताते थे सर, ब्लड का, है ना, कौन सा सेल आता था सर? ब्लड का, ब्लड तो सबसे पहले आएगा, लेकिन ब्लड का कौन आएगा सर? WBC आएगा। कितने लोग को याद है सर WBC आता है? यानी कि इसी को क्या कहते हैं हम लोग? व्हाइट ब्लड सेल के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं सर? व्हाइट ब्लड सेल के नाम से जानते हैं। या फिर बहुत लोग खुश होते हैं तो इसको क्या बोलते हैं सर? इसी को बोलते हैं, WBC को, लिम्फोसाइट, है ना, लिम्फोसाइट। इसी लिम्फोसाइट का यानी कि WBC का एक सबसे पहला पार्ट सेल होता है, उसको बोलते हैं सर न्यूट्रोफिल। क्या बोलते हैं सर? इसको न्यूट्रोफिल कहते हैं। आप लोग स्नोफिल का भी नाम सुने होंगे, बेसोफिल का भी नाम सुने होंगे, लेकिन उसमें से सबसे पहला जो सेल एक्टिव होता है लड़ाई करने के लिए वो होता है न्यूट्रोफिल्स। इसलिए WBC को हम लोग किस नाम से जानते हैं? WBC को हम लोग कहते थे सोल्जर ऑफ द बॉडी। कितने लोग को याद है? क्या बोलते थे सर? सोल्जर ऑफ द बॉडी के नाम से जानते थे। बताइए ये बात कितने लोग को अभी तक याद है? अगर ये बात याद है तो आपको ये भी याद करके रखना होगा कि WBC का सबसे, उसका WBC का कौन सा सेल सबसे पहले आता है? तो WBC की बात कर लें तो जो न्यूट्रोफिल सेल होते हैं वो सबसे पहले आते हैं इन्फेक्शन को कॉज होने से रोकने के लिए, है ना। तो यही चीज पूछा है, नेम द फर्स्ट सेल की बात की जा रही है, कब? जब इन्फेक्शन कॉज होगा तब। तो वहां पे कौन होता है सर? न्यूट्रोफिल्स होते हैं। कौन होते हैं सर? न्यूट्रोफिल्स होते हैं। यानी कि सी ऑप्शन जितने लोग बता रहे हो क्वेश्चन नंबर 8 का, उन सभी का ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगर करेक्ट हो गया तो अपने कॉपी में एक छोटा सा मार्क लगा लोगे, सर मेरा 8 में से 8 क्वेश्चन क्या हो गया? करेक्ट हो चुका। ठीक है, चलो ये बात हो गई। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या है अपने पास। कि क्वेश्चन नंबर 9 दिया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीबॉडीज गिव ए प्राइमरी इम्यून रिएक्शन। इसमें से कौन सा, मतलब निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी एंटीबायोटिक है जो एंटीबॉडी से, सॉरी एंटीबॉडी है जो प्राथमिक, जो प्राथमिक प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया देता है? क्या IgG की बात करते हैं? क्या IgM की बात करते हैं? IgA की बात करते हैं? या फिर IgE की बात करते हैं? सर अभी हम लोग बात किए थे IgG की, ये क्या कर रहा था सर? प्लेसेंटा से क्रॉस होके जा रहा था। IgE की बात कर रहे थे, सबसे पहले ये इंफेक्शन को फाइट करने जब आता है तो सबसे पहले एंटीबॉडी यही बनता है। IgA की बात करें तो ये फीमेल के मिल्क में पाए जाते हैं, है ना। और लेकिन हम IgM की बात करते हैं तो ये क्या होता है सर? ये प्राइमरी इम्यून रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए एंटीबॉडी बनके तैयार होता है। जो प्राइमरी इम्यून रिएक्शन में जो एंटीबॉडी पार्टिसिपेट करता है ना, वो कौन होता है सर? IgM होता है। कौन होता है सर? IgM होता है। तो जितने लोग 9 का B बता रहे हो उन सभी का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सर हमको नहीं पता था आंसर, छोड़ो ठीक है, नहीं पता था, लेकिन हम ऑप्शन से एलिमिनेट कर सकते थे। कैसे कर सकते थे सर? अभी हम लोग बात किए थे सर IgE की ही बात किए थे अपने आगे, अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में, कि सबसे पहले जो सेल इन्वॉल्व एंटीबायोटिक, जब पैथोजन आता है सबसे पहले जो सेल एंटीबॉडी इन्वॉल्व होता है वो IgE होता है। IgA की अभी बात किए थे सर, IgA जो होता है वो फीमेल के मिल्क में पाए जाते हैं, है ना। और IgM हमको पता ही नहीं था। IgG की बात करें तो ये प्लेसेंटा को क्रॉस करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी, यही तो बात किए थे। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? IgM जो होगा अपना यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन ऑप्शन को एलिमिनेट करके हम क्या कर सकते हैं? अपने क्वेश्चन को करेक्ट कर सकते हैं। तो ये बात भी आप ध्यान में रखोगे, अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो ऑप्शन को एलिमिनेट करने की कोशिश कीजिए आप लोग, वहां से क्वेश्चन क्या हो जाएंगे? करेक्ट हो जाएंगे। छोड़ने से अच्छा तो अपना करेक्ट हो जाए, थोड़ा सा दिमाग लगा दिए तो। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इम्यूनिटी इज प्रेजेंट फ्रॉम आउट बर्थ। इसमें से कौन सा ऐसा, मतलब कौन सा ऐसा रोग प्रतिरोधक शक्ति है जो जन्म से पाई जाती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जन्म से पाई जा रही। याद करो अभी हम लोग नोट किए थे 2 टाइप की इम्यूनिटी, इनेट और एक्वायर्ड। इनेट जो होती है वो जन्म से ही पाई जाती है, यानी कि जब बच्चा जन्म लेता है तभी उसके अंदर ये प्रक्रिया होती, इम्यूनिटी होती है। लेकिन एक्वायर्ड में क्या होता है कि बच्चा जन्म ले लेता है, उसके बाद फिर वो अपने अंदर इम्यूनिटी को तैयार करता है, उसको बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? प्रेजेंट फ्रॉम आउट बर्थ। तो यहाँ पे बताएंगे सर, यहाँ पे क्या हो जाएगा? इनेट इम्यूनिटी की बात की जाएगी।
फ्रॉम दी बर्थ की बात की जा रही है, जन्मजात रोग प्रतिरोधक शक्ति। क्या बोलेंगे सर? जन्मजात रोग प्रतिरोधक शक्ति, यानी क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। चलो 10 के बाद देख लेते हैं 11, है ना। 11 दिया है कि न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, लिम्फोसाइट, स्नोफिल्स एंड मोनोसाइट, ये जितने हैं ये न्यूट्रोफिल्स हैं, बेसोफिल्स हैं, लिम्फोसाइट्स हैं, स्नोफिल्स हैं, मोनोसाइट्स हैं, ये किसके एग्जाम्पल हैं? अगर एग्जाम्पल देखा जाए तो ये WBC के पार्ट्स हैं। किसके पार्ट्स हैं सर? WBC के पार्ट्स हैं। लेकिन हमको क्या पूछा जा रहा है सर? एग्जाम्पल पूछा जा रहा है, ये किसके अंतर्गत आते हैं? क्या ये फिजिकल बैरियर में आते हैं, या फिर सेलुलर बैरियर में आते हैं, या फिर आप बताओगे साइटोकाइनिन बैरियर में आते हैं, या फिर फिजियोलॉजिकल बैरियर में आते हैं? तो इस टाइप का जब भी पूछा जाए, यानी कि यहाँ पे इस तो पूछ दिया, आपसे डायरेक्ट भी पूछ सकता था कि जो WBC होता है वो किसका एग्जाम्पल होता है, तो आपके सामने ये सब ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो आप बताओगे सर ये कैसा है? WBC सेल है, यानी कि WBC क्या है? व्हाइट ब्लड सेल, यानी कि सेलुलर लेवल का क्या होते हैं? ये बैरियर होते हैं। किसके लेवल के होते हैं सर? सेलुलर लेवल पे क्या होते हैं? कोशिकाएं रुकावट, यानी कि बैरियर होते हैं WBC के, है ना। न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, लिम्फोसाइट, स्नोफिल्स और आपका मोनोसाइट जो होते हैं वो WBC के पार्ट्स होते हैं। और जब WBC के पार्ट्स हैं तो जाहिर सी बात है किस टाइप के बैरियर होंगे? वो होंगे आपके सेलुलर बैरियर। बोलिए क्लास अच्छी लग रही है कि नहीं लग रही है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर हाँ तो क्लास को लाइक कर देंगे, अपने दोस्तों में इसको शेयर भी कर देंगे। अच्छा, आपको बता दें कि ये सारा चीज हम लोग किस में कर चुके हैं? थ्योरी क्लासेस में इसको सारा टॉपिक को हम लोग कवर कर चुके हैं। आप लोग में कुछ बच्चों को पता भी होगा और कुछ बच्चों को पता ही नहीं होगा। कुछ जो बच्चे नए हैं उनके लिए बता दें कि जिस तरह हम लोग बाई लैंग्वेज फॉर्म में पढ़ रहे हैं, इंग्लिश और हिंदी दोनों में पढ़ रहे हैं, उसी तरह सेम टू सेम हम लोग अपने कोर्स में भी बाईलैंग्वेज के फॉर्म में इसको पूरी तरह से कंप्लीट किए हैं, पूरे टॉपिक, पूरे सिलेबस को। एक बार छोटा सा आपको व्यू दिखा दें कि जो अपना टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप है, इस मोबाइल ऐप पे आप जाओगे तो यहाँ पे सेमेस्टर एग्जाम में जैसे ही आते हो तो आपको सारथी बैच मिल जाता है, जो कि डेडिकेटेड है आपके BSc फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम के लिए। ठीक है, इसमें क्या है सर? पूरी जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री यहाँ पे पूरी तरह से कंप्लीट कराई गई है ना, बाईलैंग्वेज के फॉर्म में। तो ये बात आप ध्यान में रखोगे, यहाँ पे पूरी कंप्लीट आपको एक जगह, एक पैनल पे आपको कंप्लीट जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री या फिर केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, ये तमाम सारे फैसिलिटी आपको मिलते हैं, है ना। इसमें क्या किया गया सर? कंप्लीट इसमें क्लासेस कराए गए हैं। जब कंप्लीट क्लासेस कराए गए हैं तो यहाँ पे कंप्लीट आपको नोट्स मिलते हैं। क्या मिलते हैं? इसको कंप्लीट नोट्स मिलते हैं, क्लास नोट्स मिलते हैं। और ये जो क्लास नोट्स होता है ये बाईलैंग्वेज फॉर्म में होता है। ऐसा नहीं कि केवल इंग्लिश में, केवल हिंदी में नहीं, इंग्लिश हिंदी दोनों में रहता है, जिससे आप लोग के लिए इजिबल रहता है इसको स्टडी करने के लिए। साथ ही साथ प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर भी मिलते हैं। अब ये प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर चाहे वो आपके वहाँ डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में एग्जाम होते हैं तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या फिर आपके यहाँ MCQ क्वेश्चन होते हैं तो उसके लिए भी ये डेडिकेटेड है। तो यहाँ पे आपको MCQ पेपर और थ्योरेटिकल टाइप के जो पेपर होते हैं दोनों यहाँ पे आपको सॉल्व कराए जाते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे PPT भी या फिर PDF भी आपको मिलते हैं। साथ ही साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट बता दें सर, यहाँ पे पर्सनल मेंटरशिप देखने को मिलता है। पर्सनल मेंटरशिप में ये बेनिफिट मिलता है आपको कि आपको किसी भी टॉपिक पे कोई भी छोटा सा डाउट है तो आप क्या करते हो? अपने टीचर से, अपने मेंटर से, है ना, वहां पे क्या होता हो, पूरे अच्छे से लाइव इंटरेक्ट होके वहां से अपने डाउट को क्लियर कर लेते हो। तो ये आपको बेनिफिट साबित करता है। और अभी आपका एग्जाम भी 5 से 10 दिन और है, तो अभी भी बैच लोगे तो कोई बड़ी ज्यादा नुकसान होने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको वीडियो देख लो। अगर वीडियो देखने का टाइम नहीं है तो आपको सारा नोट्स मिल जाएगा, तो उस नोट्स से आप इसको अच्छे से और प्रिपेयर कर सकते हो, है ना। ये जो नोट्स होता है एकदम इजी लैंग्वेज में होता है, बाईलैंग्वेज फॉर्म में है, इसकी गारंटी मेरी है। सर इसकी प्राइस कितनी है? 449 की प्राइस है। लेकिन आप इसमें कूपन कोड यूज करोगे गुरुकुल 10, तो ये क्या हो जाएगा? 10% की इसमें डिस्काउंट मिल जाएगी आपको। 300 से 350 के बीच आसपास में आपको बैच अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारा फैसिलिटी है। एक बार बैच के बारे में देख भी लीजिएगा, जिसमें हम पूरी टॉपिक को यहाँ पे हम लोग सॉल्व किए हैं, पूरी टॉपिक को हम लोग यहाँ पे डिस्कस किए हुए हैं। ठीक है, तो चलिए अब अपने चलते हैं अपने क्वेश्चन के पे और देखते हैं अगला अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ठीक है, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ठीक है, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें।
क्वेश्चन नंबर 11 हो गया था। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं हम लोग ना। क्वेश्चन नंबर 12 है कि हाँ, क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं कि बी सेल एंड द टी सेल आर द टू टाइप ऑफ। ये जो बी सेल है सॉरी, जो बी सेल है और टी सेल है, ये दो टाइप सेल हैं किसके? क्या इननेट इम्यूनिटी के हैं, क्या एक्टिव इम्यूनिटी के हैं, या फिर पैसिव इम्यूनिटी के हैं, या फिर एक्वायर्ड इम्यूनिटी के हैं। ठीक है, बी सेल या फिर इसी को बी लिम्फोसाइट भी के नाम से भी जानते हैं, है ना। बी सेल को क्या करते हैं सर? बी लिम्फोसाइट के नाम से भी जानते हैं, लिम्फोसाइट के नाम से जानते हैं, या फिर टी सेल को क्या बोलते हैं हम लोग? टी लिम्फोसाइट के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं? टी लिम्फोसाइट, या फिर इसको टी हेल्पर सेल के नाम से भी जानते हैं। तो ये तमाम सारे इसकी कॉमन नेम है जो कि आप लोग ध्यान में रखोगे, है ना। ये चीज याद रखोगे। हमसे क्या पूछ रहा है सर? कोशिका, बी कोशिका और टी कोशिका का योगदान होता है किसमें? योगदान किसमें इन्वॉल्व होते हैं? तो आप बताओगे सर ये इन्वॉल्व होते हैं आपके एक्वायर्ड इम्यूनिटी में इन्वॉल्व होते हैं। वहां पे इन्फेक्शन से फाइट करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी रखते हैं कौन? बी सेल। और टी सेल पीछे से क्या करता है? बी सेल को हेल्प करने का काम करता है, इसलिए यहाँ पे इसको टी हेल्पर सेल के नाम से भी जानते हैं। ये किसमें इन्वॉल्व होता है सर? एक्वायर्ड इम्यूनिटी में ये इन्वॉल्व होता है, जो आफ्टर द बर्थ में जो डिजीज कॉज होता है उस इम्यूनिटी की, यानी कि प्राप्त रोग प्रतिरोध क्षमता में क्या होता है? बी सेल और टी सेल आपके इन्वॉल्व होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 पे जितने लोग डी बता रहे हो उन सभी का ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगर करेक्ट हो गया तो अपने कॉपी में एक और मार्क लगा लोगे, सर मेरा क्वेश्चन नंबर 12 भी क्या हो गया? करेक्ट हो चुका। 13 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी ऑफ द एंटीबॉडी Which of the following theory of the antibody production is the most widely accepted? इसमें से कौन सा ऐसा थ्योरी है जो कि मोस्ट वाइडली एक्सेप्ट किया गया एंटीबॉडी के रिस्पेक्ट में? क्या साइड चेन थ्योरी, क्या कोलोनल सिलेक्शन थ्योरी, या कोलोन सिलेक्शन थ्योरी, या फिर डायरेक्ट टेम्पलेट थ्योरी, या फिर इनडायरेक्ट टेम्पलेट थ्योरी? हिंदी में भी आपको यहाँ पे देख सकते हो, यही सारे ऑप्शन हिंदी वाले भी बच्चे बता सकते हैं। यानी कि ऐसे निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत है जो सबसे ज्यादा प्रचलित है एंटीबॉडी उत्पादन के संदर्भ में? तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन जब भी पूछा जाए तो आप बताना, जो कोलोन सिलेक्शन थ्योरी जो होता है ना सर, जो कोलोनियल सिलेक्शन थ्योरी होता है, ये मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेबल होता है अपने एंटीबॉडी के थ्योरी में, अपने एंटीबॉडी के सिद्धांत में। ठीक है, तो जितने लोग भी 13 का बी बता रहे हो सर 13 का बी होना चाहिए, उन सभी का ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगर 13 क्वेश्चन करेक्ट हो गया तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेल इज इन्वॉल्व इन द सेल मेडिकेटेड इम्यूनिटी? इसमें से कौन सा ऐसा सेल है जो कि सेल मेडिकेटेड इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी रखता है? क्या टी सेल होता है, क्या बी सेल होता है, क्या फिर मास्ट सेल होता है, या फिर बोथ टी एंड बी सेल होता है? तो क्या पूछ रहा है सर? निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका है कोशिका मध्यस्थ, है ना, उन्मुक्त में भाग लेता है? तो आप बताओगे सर जो टी और बी सेल होता है ना, दोनों के दोनों क्या करते हैं? ये पार्टिसिपेट करते हैं, या फिर ये दोनों के दोनों इन्वॉल्व होते हैं आपके मेडिकेटेड इम्यूनिटी के लिए, यानी कि सेल मेडिकेटेड इम्यूनिटी के लिए, बोथ द टी एंड द बी सेल। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वे द लॉन्गेस्ट लास्टिंग, हाँ, लॉन्गेस्ट लास्टिंग इम्यूनिटी टू द इन्फेक्शन एजेंट? यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा संक्रमण है एजेंट को सबसे लंबे समय तक चलने वाली प्रतिक्रिया प्रदान करती है? क्या एक्वायर्ड इम्यूनिटी, क्या पैसिव इम्यूनिटी, या फिर बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ दिस? तो बात करें कि सबसे लॉन्ग लास्टिंग इम्यूनिटी की बात कर रहे हैं, जो सबसे लॉन्ग लास्टिंग इम्यूनिटी होती है वो कहीं ना कहीं एक्टिव इम्यूनिटी होता है। कौन होता है सर? एक्टिव इम्यूनिटी होता है। आपको ऑप्शन ए एंड बी देख के आपको एग्जाम में कंफ्यूज कर दिया कि पैसिव भी इम्यूनिटी, यहाँ पे हम बता सकते थे, बच्चा क्या करेगा? बोथ ए एंड बी भी मार के चला आएगा। लेकिन आप लोग हम यहाँ पे पढ़े हो, इसका मतलब ये हुआ कि यानी कि हमको यहाँ पे क्या लगाना है? अगर लॉन्ग लास्टिंग की बात की जाए तो लॉन्ग लास्टिंग में आप क्या बताओगे? आप बताओगे एक्टिव इम्यूनिटी की बात करोगे, 15 का ए। चलो 15 जब हो जाता है तो 16 पे आते हैं। 16 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एक्ट हैज द प्रोटेक्टिंग बैरियर टू द बॉडी सरफेस? इसमें से निम्नलिखित में से कौन शरीर की के रूप
में कार्य नहीं करता है ना, शरीर के रूप में कार्य नहीं करता है तरह की सुरक्षित अवरोध में, यानी कि हिंदी वाला था मिस टाइपिंग हो चुका है। देखिए यहाँ पे ये पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एक्ट एज द प्रोटेक्टिंग बैरियर, इसमें से कौन सा ऐसा बैरियर है जो प्रोटेक्टिंग बैरियर में काम नहीं करता है। कहाँ पे सर? बॉडी सरफेस पे, बॉडी की सरफेस की बात की जा रही है। स्किन, स्किन देखो स्किन क्या है, बॉडी के सरफेस पे कहीं ना कहीं है, और ये कहीं ना कहीं आपका क्या करता है सर, ये कहीं ना कहीं आपका फिजिकल बैरियर में इन्वॉल्व होता है, यानी कि बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए बात करती है। सर म्यूकस, म्यूकस भी क्या करता है सर, फिजिकल आपका प्रोटेक्टिंग बैरियर एक तरह से होता है, जिसमें जो भी इन्फेक्शन आएगा उससे फाइट करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी रखता है। आपकी गैस्ट्रिक ग्लैंड है, ये भी कहीं ना कहीं प्रोटेक्टिंग बैरियर में आता है, कि अगर हम कहीं खाना खाते हैं, उस खाने में कोई वायरस है या फिर तमाम सारे बैक्टीरिया हैं, उसको किल करने के लिए, उससे लड़ने के लिए गैस्ट्रिक जूस जो होता है वो क्या करता है, उस वहां पे प्रोटेक्टिंग बैरियर का काम करता है। लेकिन 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 जो सलाइवरी एमाइलेज है, क्या कौन सा है सर, जो सलाइवरी एमाइलेज हैं, जो लार हैं, वो किसी भी बैक्टीरिया या फिर किसी भी पैथोजन को किल करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रखता है। इवन जो सलाइवरी एमाइलेज जो होता है, ये कार्बोहाइड्रेट को, किसको भैया, कार्बोहाइड्रेट को डिग्रेड करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी रखता है। कह लें कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी रखता है, ना कि कोई सी भी टाइप का कोई भी इंफेक्शन को कील करने के लिए, है ना। तो ये बात आप ध्यान में रखना, हमसे नहीं पूछा था तो हम बताओगे क्या, सलाइवरी एमाइलेज जो होगा वो यहाँ पे किसी भी टाइप का कोई भी प्रोटेक्टिंग बैरियर में इन्वॉल्व नहीं होगा बॉडी के सरफेस पे। तो ये बात आप ध्यान में रखना। तो क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। तो जितने लोग भी 16 का डी बता रहे हो, उन सभी का ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगर 16 का डी करेक्ट हो गया तो हम आते हैं अपने 17 पे और देखते हैं 17 क्या है अपना क्वेश्चन। दिया है, हिंदी वाले भी देख लो कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेल इन्वॉल्व इन द ह्यूमोरल इम्यूनिटी, इनमें से कौन सा ऐसा सेल है या फिर जो कि ह्यूमोरल इम्यूनिटी के लिए इन्वॉल्व होता है। क्या बी सेल, टी सेल, मास्ट सेल, या बोथ बी एंड टी एंड बी। जैसे कि अभी हमने बात की थी सर, जो टी सेल होता है इसको हम क्या बोलते हैं, टी लिम्फोसाइट के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं सर, टी लिम्फोसाइट के नाम से जानते हैं, या फिर कुछ लोग बहुत खुश होकर क्या बोलते हैं इसको, टी हेल्पर सेल के नाम से जानते हैं। टी हेल्पर सेल कहने का मतलब ये हो गया कि ये बी सेल को कहीं ना कहीं हेल्प पहुंचाता है। बी सेल की बात करें, इसको बोलते हैं बी लिम्फोसाइट। क्या बोलते हैं सर, बी लिम्फोसाइट के नाम से जानते हैं। ठीक है, मास्ट सेल हो गया और बी टी एंड बी सेल हो गया। तो क्या पूछ रहा है सर, इसमें से कौन सा ऐसा सेल है जो कि इन्वॉल्व रहता है आपका ह्यूमोरल इम्यूनिटी के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 17 का देखते हैं कितने करेक्ट लोग बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 की बात की जाए तो यहाँ पे जितने लोग बी सेल बता रहे हो सर, बी सेल, बी लिम्फोसाइट, ये क्या होता है आपका ह्यूमोरल इम्यूनिटी के लिए इन्वॉल्व होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 का जितने लोग भी बी बता रहे हो, उन सभी का ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। 18 देख लेते हैं। 18 की बात करें, द सेल इन्वॉल्व इन द इन्नेट इम्यूनिटी आर, इसमें से कौन सा ऐसा सेल है जो कि इन्वॉल्व होता है इन्नेट इम्यूनिटी के लिए। इन्नेट इम्यूनिटी वही इम्यूनिटी है कि जो आपका कब होगा, ड्यूरिंग द बर्थ, है ना, यानी कि जन्मजात, ऐसे लिख लो, जन्मजात, जो जन्मजात होंगी वो क्या होती हैं आपका इन्नेट इम्यूनिटी होती है। हाँ देखो हिंदी में देख लो, कौन सी कोशिकाएं जन्मजात रोग प्रतिरोधक क्षमता दिखाती हैं। ठीक है, तो इसकी बात की जाए तो क्या होती है सर, फैगोसाइटोसिस, हाँ फैगोसाइटोसिस यहाँ पे इन्वॉल्व होता है। मैक्रोफेजेस ये भी इन्वॉल्व होता है। नेचुरल किलर सेल ये भी इन्वॉल्व होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव, जितने लोग ऑल ऑफ द अबव बता रहे थे उन सभी का ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। किसके रिस्पेक्ट में, इन्नेट इम्यूनिटी के रिस्पेक्ट में यहाँ पे जो जो सेल इन्वॉल्व होते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 के बाद क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है अपने पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग इम्यूनिटी कॉल द फर्स्ट लाइन ऑफ द डिफेंस, इसमें से कौन सा ऐसा इम्यूनिटी है जो कि फर्स्ट लाइन डिफेंस के नाम से जाना जाता है। क्या इन्नेट इम्यूनिटी, एक्टिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी, या फिर एक्वायर्ड इम्यूनिटी, कौन सा इम्यूनिटी जो होता है यहाँ पे इन्वॉल्व होता है। क्वेश्चन नंबर 19, तो क्या बोले, फर्स्ट लाइन
ऑफ डिफेंस की नाम बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं सर? फर्स्ट लाइन डिफेंस की बात कर रहे हैं। निम्नलिखित में कौन सा ऐसा प्रतिरक्षा को रक्षा की पहली पंक्ति कहा जाता है? तो इसमें बताओगे सर जो इन्नेट इम्यूनिटी होता है ना, ये यहाँ पे इसी को जन्मजात रोग प्रतिरोधक शक्ति जिसको कहते हो, यही क्या होता है? प्रतिरक्षा को रक्षा की सबसे पहली पंक्ति के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 भी हो गया। 20 देख लेते हैं। 20 है, देखो क्वेश्चन वही फिर हमको लग रहा है रिपीटेड हो गया है। ह्यूमोरल इम्यूनिटी इज मेडिकेटेड बाय, देखो क्वेश्चन वही है लेकिन पूछने का तरीका यहाँ पे अलग कर दिया है। क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन ये क्या हो गया? इंपॉर्टेंट हो गया। पूछने का तरीका क्या हो गया? अलग हो गया। क्या क्या क्वेश्चन पूछा है कि ह्यूमोरल इम्यूनिटी इज मेडिकेटेड बाय, जो ह्यूमोरल इम्यूनिटी होता है वो किसके थ्रू मेडिकेटेड होता है ना? तो क्या बताओगे सर? अभी हम लोग पढ़ के आए सर, बी सेल जो होता है वो क्या होता है? ह्यूमोरल इम्यूनिटी के लिए मेडिकेटेड होता है। देखो एग्जामिनर फिर यहाँ पे तुम कंफ्यूज कर देगा ए और बी देख के, आप कंफ्यूज मत होना। आप ह्यूमोरल की जब भी बात की जाएगी आप उसको बताना कि जो ह्यूमोरल इम्यूनिटी की बात की जाएगी, किसी भी टाइप का पूछ लो, ह्यूमोरल इम्यूनिटी दिखा यानी कि बी सेल को टिक करोगे। किसको करोगे सर? बी सेल को, या फिर बी लिम्फोसाइट अगर लिखा रहेगा उसको हम टिक करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। चलो, ह्यूमोरल इम्यूनिटी का एक और क्वेश्चन पूछ दिया गया है, इसको किस नाम से जानते हैं? क्या पूछ रहा है? ह्यूमोरल इम्यूनिटी इज आल्सो कॉल्ड एज, क्या इसको एंटीबॉडी मेडिकेटेड इम्यूनिटी कहते हैं? हाँ भैया सही बात है। नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी रिस्पांस के नाम से जानते हैं? हाँ ये भी बात सही है, नॉन स्पेसिफिक होता है। एंटीजन मेडिकेटेड इम्यूनिटी, हाँ ये भी बात सही है कि एंटीजन मेडिकेटेड इम्यूनिटी और एंटीबॉडी मेडिकेटेड इम्यूनिटी, यानी कि ऑल ऑफ दिस यहाँ पे क्या हो जाएगा? अपना करेक्ट हो जाएगा। तो 21 का जितने लोग डी बता रहे हो, अभी आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा? ये 21 का डी करेक्ट हो जाएगा। अगर 21 का डी करेक्ट हो गया तो अपने कॉपी में एक और मार्क लगा लो सर, मेरा आउट ऑफ 21 मेरा 21 क्वेश्चन करेक्ट हो चुके हैं। चलो 21 के बाद चलते हैं 22 पे, और 22 देखते हैं कि क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। 22 दिया हुआ है कि बी सेल है ना, बी सेल से पूछा गया है कि जो बी सेल हैज द रिसेप्टर ऑफ ऑन इट्स सरफेस व्हेन, यानी कि जो बी सेल की सतह पर जो रिसेप्टर होते हैं वो क्या होते हैं? क्या मोनोमेरिक आइजियम होते हैं, क्या फिर डाइमेरिक आइजियम होते हैं, या फिर मोनोमेरिक आइजियम होते हैं, आईजीजी होते हैं सॉरी, और क्या ये बी सेल रिसेप्टर होते हैं? तो क्या पूछा जा रहा है सर? बी सेल की बात की जा रही है, यानी कि ह्यूमोरल सेल इमीडिएटेड कहीं ना कहीं यहाँ पे इन्वॉल्व होगा। इसके ऊपर जो रिसेप्टर होता है वो होता है मोनोमेरिक आइजियम का होता है। किसका होता है सर? मोनोमेरिक आइजियम का इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे रिसेप्टर देखने को मिलता है। तो जितने लोग के दिमाग में इमोरल मोनोमेरिक आइजियम आ रहा था उन सभी का ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, है ना? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अगर समझ में आ रही है तो क्लास को शेयर भी कर दोगे और अपने दोस्त और इसको लाइक भी कर दोगे। 23 देख लेते हैं कि which among of the following cell synthesize antibody, इसमें से कौन सा ऐसा सेल है जो कि क्या सिंथेसाइज करता है सर? एंटीबॉडी को सिंथेसाइज करता है। क्या मेमोरी सेल होता है, क्या बेसोफिल सेल होता है, या फिर आप बता लो प्लाज्मा सेल होता है, या फिर आपका क्या होता है सर? किलर सेल होता है। क्या पूछ रहा है सर? एंटीबॉडी सिंथेसाइज करने के लिए रिस्पांसिबिलिटी की बात की जा रही है, ऐसा कौन सा सेल? तो याद करो एंटीबॉडी सिंथेसाइज करने के लिए सबसे पहले कौन इन्वॉल्व होता था? डब्ल्यूबीसी। और जो डब्ल्यूबीसी इन्वॉल्व होगा तो यहाँ पे देखो डब्ल्यूबीसी का कौन सा ऐसा पार्ट देखने को मिल रहा है? तो सर आप बताओगे सर बेसोफिल, बेसोफिल देखने को मिल रहा है। यानी कि जो बेसोफिल होंगे सेल होंगे या फिर डब्ल्यूबीसी जो सेल होंगे वो सबसे पहले क्या करेंगे? इन्वॉल्व होंगे एंटीबॉडी को सिंथेसाइज करने के लिए। तो 23 का बी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। 24 देख लेते हैं कि एंटीबॉडी क्लियर आउट एंटीजेंस बाय, जो एंटीबॉडीज होते हैं उसको विरोध में मारता है। कैसे मारता है? कैसे उसको किल डाउन कर देता है? क्या उसको न्यूट्रलाइज करता है? हाँ भाई, उसको क्या करता है? न्यूट्रलाइज करने का काम करता है। न्यूट्रलाइज करने के बाद उसको प्रेसिपिटेशन करता है, एग्रीलेशन करता है, यानी कि ऑल ऑफ द अबव, इसमें जो भी ऑप्शन दिया हुआ है सभी के सभी यहाँ पे क्या हो जाएंगे? करेक्ट हो जाएंगे। यानी कि उपयुक्त सभी यहाँ पे क्या हो जाएंगे? एंटीबॉडी को कील करने का प्रक्रिया होता है एंटीजेंस का, है ना? तो ये चीज आप ध्यान रखोगे। तो 24 के बाद 25 देख लेते हैं। 25 है कि बी सेल डिफरेंशिएटेड टू फॉर्म, जो बी सेल होता है उसको आगे चल के बनाता है। क्या बनाता है? जो बी सेल होता है वो आगे चल के क्या बनाएगा? तो क्या प्लाज्मा सेल बनाएगा? नहीं भैया, प्लाज्मा सेल नहीं बनाता है। इफेक्टर सेल नहीं, ये क्या बनाएगा सर? प्लाज्मा सेल बनाएगा केवल। अच्छा, यहाँ पे अगर प्लाज्मा सेल दिया है तो ठीक है, ठीक है, लेकिन पूरी तरह से हम प्लाज्मा सेल को नहीं कहेंगे।
अगला ऑप्शन भी पढ़ेंगे, प्लाज्मा सेल है और साथ ही साथ मेमोरी सेल है। ठीक है, अगर यहाँ पे मेमोरी सेल ना दिया रहता, इस मेमोरी सेल की जगह कुछ और सेल दे दिया तो हम प्लाज्मा सेल पे टिक कर देते, लेकिन अगला ऑप्शन में क्या दिया है, प्लाज्मा सेल भी दिया है, मेमोरी बी सेल भी दिया है, यानी कि इससे बेटर आंसर हमको नहीं मिल सकता था। इससे बेटर की बात कर लें, यानी कि प्लाज्मा सेल तो है ही, साथ साथ मेमोरी बी सेल भी यहाँ पे इन्वॉल्व होगा। तो ये चीज भी आप यहाँ पे ध्यान में रखोगे कि जो बी सेल यहाँ पे आगे चल के बनाता है। 26 की बात कर लेते हैं। 26 है कि ओरिजिन एंड मैच्योरेशन ऑफ द बी सेल टेक प्लेस इन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट लगा लो, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या पूछा जा रहा है कि सर कि बी सेल की उत्पत्ति और परिपक्वता कहाँ होता है इसका, तो क्या स्प्लीन में होता है। स्प्लीन को ऐसे लिखते हो SPLWN, इसी को क्या कहते हो, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। क्या बोलते हो सर इसको, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी के नाम से इसको जानते हो। ठीक है, थाइमस नहीं, बोन मेरो, हाँ बोन मेरो में क्या होता है, इसका ओरिजिन भी होता है और मैच्योरेशन भी देखने को मिलता है आपके किसका, आपका किसका किसका बी सेल का, है ना। बी सेल का मैच्योरेशन और ओरिजिन की बात कर लें तो ये होता है आपका बोन मेरो से। ठीक है, तो 26 का जितने लोग सी बता रहे थे उन सभी का क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं 27, द फंक्शन ऑफ द मेमोरी बी सेल इज, जो बी सेल मेमोरी बी सेल है इसका फंक्शन क्या होता है, क्या एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करना, है ना, इम्यूनोलॉजी मेमोरी को बढ़ाना, 27, हाँ, क्या रेगुलेट एंटीबॉडी प्रोडक्शन करना या फिर नॉन ऑफ दिस। तो मेमोरी बी सेल की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा सर, ये एंटीबॉडी को बनाना, है ना। जैसे कि मेमोरी बी सेल है, पहले से एंटीबॉडी, जैसे अभी कोई डिजीज कॉज हुआ है उसके अंदर एंटीबॉडी बन के तैयार हो जाएगा। अब ये फ्यूचर में कभी भी आपको डिजीज कॉज, वही वाला पैथोजन आपको बॉडी पे आया इफेक्ट करने के लिए, तो जो आपका मेमोरी बी सेल है वो तुरंत क्या करेगा, एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपना करेक्ट हो जाएगा। 27 के बाद देखते हैं 28। 28 दिया है, जनरली एंटीबॉडीज प्रोड्यूस अगेंस्ट ए पैथोजन इज, जो एंटीबॉडी होता है वो पैथोजन के अगेंस्ट में क्या प्रोड्यूस करता है ना, क्या प्रोड्यूस करेगा, मोनोक्लोनल प्रोड्यूस करता है, आपका होमोजीनस होता है ना, यहाँ पे H है, होमोजीनस है, पॉलीक्लोनल है, या फिर ऑल द सेम स्पेसिफिक है। 28 की बात करें तो यहाँ पे एंटीबॉडी क्या प्रोड्यूस करेगा, पैथोजन के रिस्पेक्ट में मोनोक्लोनल का फॉर्मेशन करने वाला होगा। 29 देख लेते हैं। 29 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द कॉम्प्लिकेंट लिम्फोसाइट, इसमें से कौन सा ऐसा सेल है जो कि कॉम्प्लिकेंट लिम्फोसाइट के नाम से जानते हैं। 29 है ना। 29 की बात करें तो क्या बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, सी लिम्फोसाइट, एस लिम्फोसाइट। तो क्या इसकी बात कर रहे हैं सर, कॉम्प्लिकेंट लिम्फोसाइट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे टी लिम्फोसाइट होता है, एस और सी किसी भी टाइप का कोई भी लिम्फोसाइट नहीं होता है। तो ये बात आप ध्यान में रखोगे। 30 देख लेते हैं। 30 की बात करें कि द नंबर ऑफ द लिम्फोसाइट आर प्रेजेंट इन द हेल्दी ह्यूमन इज, जो ह्यूमन हेल्दी ह्यूमन होता है उसमें नंबर ऑफ लिम्फोसाइट कितने पाए जाते हैं, क्या 1 ट्रिलियन होते हैं, 1 बिलियन होते हैं, 1 मिलियन या 1 बिलियन या फिर 10 ट्रिलियन। तो नंबर ऑफ लिम्फोसाइट की बात की जा रही है किसमें, एक हेल्दी ह्यूमन में बात की जा रही है, तो ये होता है आपका 1 ट्रिलियन। कितने होते हैं सर, 1 ट्रिलियन, ये नंबर आपका वेरीज करता है। चलो 30 की बात, 31 देख लेते हैं कि लाइफ स्पैन ऑफ द टी सेल्स आर, जो टी सेल, इतना तो पता है जो भी आया उसका एक दिन जाना तो है, तो कितना समय सीमा होना चाहिए, जो टी सेल होता है उसका समय सीमा कितना होता है, 4 से 5 ईयर का होता है। कितना होता है सर, 4 से 5 साल का टी सेल का लाइफ स्पैन होता है। तो ये बात आप ध्यान रखोगे, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि आपका जो टी सेल है उसका लाइफ स्पैन कितना होता है बता दो, तो आप बताओगे सर कि 4 से 5 साल। ठीक है, 4 से 5 साल। तो 32 देख लेते हैं। 32 क्या दिया है कि नेम द मॉलिक्यूल्स विच कॉन्सिक्वेंटली एक्सप्रेस ऑन द डेंड्राइट सेल, इसमें यानी कि निम्नलिखित में से उस अणु का नाम बताइए जो डेंड्राइट कोशिका में संचालिकता के रूप में व्यक्त करता है। डेंड्राइट्स कहाँ याद आ रहा है सर, डेंड्राइट्स वही कुछ याद आ रहा है, न्यूरॉन वाला स्ट्रक्चर। ये क्या है, इसके डेंड्राइट्स वाले हिस्से हैं। क्या है सर, डेंड्राइट्स वाले हिस्से हैं। तो इसमें कौन से पाए जाते हैं, तो आप बताओगे सर इसमें एंटीजन होते हैं। क्या होते हैं सर,
एंटीजन यहाँ की उपस्थिति देखने को मिलता है। तो ये चीज आप ध्यान में रखोगे। 33 देख लेते हैं। 33 दिया है कि विच डज टी स्टैंड फॉर द टी लिम्फोसाइट। इसमें से जो टी लिम्फोसाइट बी लिम्फोसाइट कह रहे थे ना, तो टी लिम्फोसाइट जो टी है यहाँ पे, ये किसको स्टैंड करता है? तो आप बताओगे सर थाइमस को। अभी हम बताए सर थाइमस को इसको स्टैंड करने की बात की जाती है टी की यहाँ पे। ठीक है, 33 के बाद 34 देख लेते हो। 34 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इम्यूनोग्लोबुलिन मैक्स द लार्जेस्ट परसेंटेज ऑफ द ब्रेस्ट मिल्क। जो निम्नलिखित में कौन से ऐसे इम्यूनिटी ग्लोबुलिन है, मिल्क है, जो सबसे ज्यादा पाई जाती है फीमेल के मिल्क में। अभी हम लोग बात किए हैं कि कौन सी पाया जाता है, तो आप बताओगे सर IgA जो होता है ना, IgA ये कहाँ पाया जाता है सर? मिल्क में पाया जाता है। अब आपको ये सब इजी लग रहे होंगे, कोई डिफिकल्ट वाली बात नहीं है, क्योंकि ये सारे का सारा अपने थ्योरी क्लासेस से भी इन्वॉल्व है ना। IgG, चलो IgA 35 देख लेते हैं। 35 है अपने पास कि व्हाट इज द नेम ऑफ द MHC इन ह्यूमन। MHC को ह्यूमन के नाम, ह्यूमन में किस नाम से जाना जाता है? तो हैप्लोटाइप नहीं, एडजेक्टिव भी नहीं, H2 भी नहीं, इसको बोलते हैं HLA। क्या बोलते हैं इसको? HLA के नाम से जानते हैं ह्यूमन में MHC को। किसको बोलते हैं सर? MHC को ह्यूमन में इसके नाम से जानते हैं। चलो 36 देख लेते हैं। 36 दिया है कि एंटीबॉडीज आर। जो एंटीबॉडीज होती है वो क्या होती है, किससे मिलकर बनी होती है? याद करो, अभी हम लोग बात किए थे, जो एंटीबॉडीज होती है किससे मिलकर बनी होती है सर? ग्लाइकोप्रोटीन से मिलकर बनी होती है। किससे? ग्लाइकोप्रोटीन से मिलकर बनी होती है। यानी कि इसके अंदर क्या क्या होंगे सर? कार्बोहाइड्रेट होगा, कार्बोहाइड्रेट होगा, और कार्बोहाइड्रेट के साथ क्या जुड़े होंगे सर? प्रोटीन यहाँ पे इन्वॉल्व होंगे। यानी कि ऑप्शन नंबर डी जितने लोग बता रहे हो ग्लाइकोप्रोटीन, यहाँ का सभी का ऑप्शन क्या हो जाएगा? 36 का करेक्ट हो जाएगा। 37 देख लेते हैं। 37 है कि इंटरफेरॉन्स आर। ये जो इंटरफेरॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं? ठीक है, इंटरफेरॉन्स क्या होते हैं? क्या एंटीबायोटिक होते हैं, प्रोटीन होते हैं, एंटीवायरल प्रोटीन होते हैं, या फिर एंटीजन प्रोटीन होते हैं? तो यहाँ पे जितने लोग भी डी बता रहे हो, तीनों के तीनों यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो 37 के बाद 38 पे आ जाते हैं। 38 है कि व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ द बी सेल। बी सेल कहां से ओरिजिन होता है? क्या हम टी सेल की बात कर लिए थे? टी सेल कहां से था भैया? टी सेल की बात करें, देखो अभी हम लोग बात किए हैं, जो टी सेल होता है ओरिजिन है ना, और मैच्यूरेशन, ओरिजिन एंड मैच्यूरेशन की बात करें तो ये दोनों के दोनों कहां से होते हैं? तो बोन मैरो से होते हैं। कहां से होते हैं भैया? बोन मैरो से होते हैं। लेकिन यहीं पर हम किसकी बात कर रहे हैं? बोन मैरो तो हो गया, अब किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? बी सेल की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? बी सेल की बात कर रहे हैं। तो ये कहां से होता है? तो ये चीज बता लो, बी सेल कहां से ओरिजिन होता है? तो बी सेल की भी जब भी बात करी जाए, इसकी ओरिजिनेशन कहां से होती है? तो यही अपना बोन मैरो से ओरिजिन होता है। बोन मैरो कहां होता है सर? कि बोन मैरो अगर छोटा सा बताएं, है ना, ऐसा होता है बोन। अब इसमें क्या होता है? इसमें आपका ये रेड वाला हिस्सा, ठीक है, ये रेड वाला हिस्सा, और थोड़ा सा इसमें येलो वाला हिस्सा भी इन्वॉल्व होता है। तो ये क्या है? आपका बोन मैरो। इसी में बोन मैरो में क्या होता है? आपका टी सेल और बी सेल क्या होता है? इन्वॉल्व होता है ना, ओरिजिन भी होता है और आपका मैच्यूरेशन भी करता है। तो ये चीज आप ध्यान में रखो। चलो 38 हो गया। 39 देख लेते हैं। 39 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीबॉडीज प्रीडोमिनेंटली प्रेजेंट इन द टीयर, स्लाइवा एंड द म्यूकस। निम्नलिखित में से कौन सी एंटीबॉडी है जो कि आंसू, लार और म्यूकस में हमेशा पाई जाती हैं? IgM, IgF, IgG या फिर IgA, है ना। तो IgF तो कुछ होता नहीं है। IgG हम लोग बात कर लिए थे, प्लेसेंटा क्रॉस करने के लिए था, है कि नहीं? बोलो हाँ या ना। IgM जो था सबसे पहले इन्वॉल्व हो रहा था, लेकिन जो IgA है ये मिल्क में भी पाए जाते हैं, और साथ ही साथ टीयर्स में पाए जाते हैं, साथ ही साथ आपके स्लाइवा में भी कहीं ना कहीं होते हैं, और आपके म्यूकस में भी होते हैं, है ना। तो ये बात आप ध्यान में रखोगे। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान में रखोगे। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 है कि द क्लास ऑफ द एंटीबॉडीज विच
कैन क्रॉस प्लेसेंटा, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा एंटीबॉडी है जो कि प्लेसेंटा को पार करता है? सर कितनी बार हम लोग बता चुके हैं कि जो आईजीजी होता है, कौन होता है सर? आईजीजी होता है, वो क्या करता है? प्लेसेंटा को क्रॉस करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी रखता है। कौन? प्लेसेंटा को क्रॉस करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी रखता है आईजीजी। कौन रखता है सर? आईजीजी जो होता है वो कहीं ना कहीं प्लेसेंटा को क्रॉस करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी रखता है। आगे बात कर लें, क्वेश्चन नंबर 41 दिया है कि विच MHC मॉलिक्यूल्स रिकॉग्नाइज द CD एंड TC सेल। इसमें से कौन सा ऐसा सेल है, मॉलिक्यूल्स है MHC का, जो कि रिकॉग्नाइज करता है आपका CD और TC सेल के लिए, है ना? 41। तो क्या कौन सा सेल होता है? जो MSC1 होता है ना, कौन होता है सर? MSC1 जो होता है वही रिकॉग्नाइज करता है आपका TD एंड TC सेल के लिए, है ना? TD और TC सेल के लिए। ये आपको थ्योरी वाले क्लासेस में इसको मतलब ब्रॉड में इसको डिस्कस किया गया था। 42 देख लेते हैं। 42 है कि मेजर हिस्टो कॉम्प्लीमेंटेबिलिटी कॉम्प्लेक्स टू द टाइट क्लस्टर इज लिंक्ड विथ, है ना? प्रमुख हिस्टो कैप्टोबिलिन कॉम्प्लेक्स लिंक का एक तरंग मतलब अंग समूह है। कौन सा अंग समूह है? 42 की बात कर लो। तो क्या ये कार्बोहाइड्रेट का होता है? नहीं। प्रोटीन का, लिपिड का नहीं होता, ये होता है जेनरा का, है ना? ये बात ध्यान रखना, यहाँ पे हम लोग जेनरा की बात करेंगे। 42 का सी यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। 43 देख लेते हैं कि व्हाट इज द नेम ऑफ द HMC इन ह्यूमन। देखो ये क्वेश्चन फिर रिपीट हो गया। HMC ह्यूमन में क्या बोलते हैं? HLA के नाम से जानते हैं। 44 देख लेते हैं। 44 है कि द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द एंटीबॉडीज आर। एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर कैसा होता है सर? अभी हम लोग बात किए थे सबसे पहले क्वेश्चन में, ये वाई शेप का होता है। कैसा होता है सर? वाई शेप्ड का होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए अपना इसमें क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। वाई शेप्ड का क्या होता है? एंटीबॉडीज होता है। चलो वाई शेप्ड हो गया। अब अगला देख लेते हैं 45 दिया है कि नेम द cell which receive the antigen present in by the MHC molecules। इसमें से कौन सा ऐसा सेल है जो कि रिसीव करता है आपका HMC मॉलिक्यूल्स को? 45, है ना? तो यहाँ पे जो रिसीव करने का काम करता है वो होता है आपका टी सेल। कौन होता है? टी सेल यहाँ पे इन्वॉल्व होता है। 45 के बाद 46 देख लेते हैं कि हाइपर सेंसिटिव टू द एलिजेंस इज ड्यू टू। जो हाइपर सेंसिटिव एलिजेंस होते हैं वो किसके थ्रू होता है? क्या फूड हैबिटेट के थ्रू होता है? लाइफ स्टाइल के थ्रू होता है ना? लाइफ स्टाइल या फिर इम्प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द इम्यूनिटी सिस्टम या फिर इन्वायरमेंट। निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा एजेंट है जो कि प्रति अति संवेदनशीलता का कारण होता है? तो इस यहाँ पे लाइफ स्टाइल आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 46 का 47 देख लेते हैं। द ट्रांसफर ऑफ इंडिविजुअल ऑन टिश्यू टू द अनदर पार्ट। मतलब कोई पर्सन है ना, इसका यहां से कोई टिश्यू काट के हम यहाँ पे इसको ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, मतलब सेम पर्सन में ही इसको ट्रांसप्लांट करा रहे हैं, है ना? ट्रांसप्लांट करा रहे हैं। तो जो अनदर पार्ट ऑफ द बॉडी, अब ये जो हिस्सा था, सपोज करो पैर का जो मसल है उसको काट के हम कहाँ लगा दिए? हाथ पे लगा दिए। तो ये जो हाथ पे लगाए हैं, इस टाइप का, इस एरिया का जो सेल होंगे या फिर टिश्यूज होंगे, उसको किस नाम से जानेंगे? क्या इसको ऑटोग्राफ्ट कहेंगे, जीनोग्राफ्ट कहेंगे, एलोग्राफ्ट कहेंगे या फिर सिंजेनिक ग्राफ्ट कहेंगे? तो इसको कहेंगे हम लोग जीनोग्राफ्ट के नाम से जानेंगे। यानी कि सेम पर्सन का सेम टिश्यू ही क्या करते हैं, उसी के बॉडी में ट्रांसप्लांट करा दिए तो उसको जीनोग्राफ्ट के नाम से जानेंगे। अगला देखते हैं 48 दिया द मेजर मॉलिक्यूल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर रिजेक्शन ऑफ द ट्रांसप्लांट इज। ट्रांसप्लांट के दौरान वो बहुत सारे मतलब प्रतिरोध होते हैं, इसमें कौन से जिम्मेदार होते हैं? क्या बी सेल, टी सेल, MHC मॉलिक्यूल्स या फिर एंटीबॉडी? अभी हम लोग इसकी बात किए थे MLC, है ना? क्या बोलते हैं? MLC के नाम से इसको जान रहे थे। तो MHC जो मॉलिक्यूल्स होता है यही रिस्पॉन्सिबिलिटी रखता है रिजेक्शन के लिए, जब भी कोई भी पार्ट्स हमारे बॉडी में ट्रांसप्लांट होता है तो एक्सेप्ट करता ही नहीं है। 49 देख लेते हैं जल्दी। द ह्यूमन HMC इज कॉल्ड। जो ह्यूमन का HMC है उसको किस नाम से जानते हैं? 49 तो इसको बोलते हैं ह्यूमन ल्यूकोसाइटिक एजेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्या बोलते हैं इसको? ह्यूमन ल्यूकोसाइटिक एजेंट के नाम से इसको जानते हैं। तो ये बात आप 49 के रिस्पेक्ट में जानते रहिएगा।
50 देख लेते हैं। 50 विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द बी सेल एक्टिवेशन, इसमें से ऐसा कौन सा सेल है जो कि बी सेल के एक्टिवेशन के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी रखता है? तो आप बताओगे सर इन्फेक्शन, नहीं इन्फेक्शन की बात नहीं करते हैं, एंटीबॉडी की भी नहीं, एंटीजेंस की बात करते हैं। एंटीजेंस जो होता है वो कहीं ना कहीं बी सेल को एक्टिवेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी रखता है। जैसे बी सेल एक्टिवेट हो जाता है, ये क्या करेगा, उससे इन्फेक्शन से फाइट करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी रखेगा, और पीछे से बी सेल के पीछे से बोलते हैं टी सेल जो होता है वो उसको मदद करता है। जैसे होता है ना अपने दोस्तों में कहीं होता है, चलो तुम ये काम करो, हम पीछे से तुमको कर रहे हैं, चढ़ा उड़ा के तुमको भेज देते हैं, आप पीछे ही रह जाते हैं ना। तो टी सेल का भी काम यही होता है, ये क्या करता है, पीछे से मदद करता है, पीछे से ये मदद करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी रखता है। ठीक है, 51 देख लेते हैं। द टी सेल मैच्योर इन द, देखो ये क्वेश्चन फिर आ गया कि जो टी सेल होता है वो कहाँ मैच्योर होता है। अभी हमने देखे थे ओरिजिन कहाँ हो रहा था, और हाँ ओरिजिन और आपका मैच्योरेशन कहाँ हो रहा था सर, बोन मैरो में। कहाँ हो रहा था सर, बोन मैरो में। यानी कि जो टी सेल होता है वो मैच्योर कहाँ करेगा, आपका बोन मैरो में। देखो क्वेश्चन कुछ तो वही है, लेकिन क्वेश्चन पूछने का तरीका वहां पे कुछ और था, फिर यहाँ पे अलग से पूछ लिया है। तो ये बात आप ध्यान में रखना टी सेल के रिस्पेक्ट में। आगे देख लेते हैं 52 दिया है कि विच सेल इज इन्वॉल्व इन द इम्यूनो रिस्पॉन्स, इसमें से कौन सा सेल है जो कि इम्यूनो रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी रखता है? क्या इरिथ्रोसाइट, इरिथ्रोसाइट तो तुम्हारा आरबीसी से है, इस्नोफिल, लिम्फोसाइट, थ्रोम्बोसाइट, थ्रोम्बोसाइट तो प्लेटलेट है, इस्नोफिल और लिम्फोसाइट। देखो क्या हो सकता है आपका 52 का, है ना। 52 की बात करें तो अगर बात करते हैं कि इम्यूनिटी, इम्यूनो रिस्पॉन्स के लिए बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, यानी कि जो लिम्फोसाइट्स होता है यहाँ पे इन्वॉल्व होता है, यानी कि ऐसी कोशिकाएं होती हैं जो कि प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए संदर्भ में होती हैं, लिम्फोसाइट। कौन होती है सर, लिम्फोसाइट। 53 देख लेते हैं। 53 दिया है द टर्म्स ह्यूमोरल रेफर टू, जो टर्म्स ह्यूमोरल है इसको किस नाम से हम लोग, किसके लिए रेफर किया जाता है, किससे संदर्भित होता है? तो 53 की बात करते हैं हम लोग, तो ये क्या होता है आपका, हाँ ह्यूमोरल, ह्यूमोरल की बात करें, बोन मैरो, प्लाज्मा एंड लिम्फ, ऑल इंटरनल टिश्यू या फिर सीरम। तो यहाँ पे होता है सर बोन मैरो जो होता है यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा ऑन द टर्म ऑफ ह्यूमोरल, ह्यूमोरल के रिस्पेक्ट में। 54 और 55 अपना लास्ट क्वेश्चन। 54 की बात कर लेते हैं कि चलो 54 देख लेते हैं कि द सेल अफेक्टिंग बाय ल्यूकेमिया आर, ऐसा कौन सा कोशिकाएं हैं जो कि ल्यूकेमिया से प्रभावित होती हैं, है ना। तो क्या प्लाज्मा सेल होती हैं, ल्यूकोसाइट्स होती हैं, या फिर आपका इरिथ्रोसाइट या फिर थ्रोम्बोसाइट। तो जो ऐसे सेल जो कि ल्यूकेमिया से प्रभावित होती हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं हम लोग ल्यूकोसाइट्स के नाम से जानते हैं, है ना। क्या बोलते हैं उसको, ल्यूकोसाइट्स के नाम से, क्या बोलते हैं उसको, आपका ल्यूकोसाइट्स के नाम से जानते हैं। चलो आगे देख लेते हैं 55, और हमको लग रहा है एक और क्वेश्चन है 56। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इम्यूनोग्लोबिन इज प्रोड्यूस्ड अर्लियर इन द प्राइमरी रिस्पॉन्स टू द इन्फेक्शन, इसमें से निम्नलिखित में से कौन सी इम्यूनोग्लोबुलिन है जो संक्रमण के प्राथमिक स्तर पर प्रभावित होता है? क्या ये होता है आईजीई, आईजीए, आईजीजी या फिर आईजीएम? सर अभी हम लोग बात किए थे जो सबसे पहले आता है प्राइमरी फैक्टर होता है एंटीबॉडी बनने के लिए, वो होता है आईजीएम। कौन होता है सर, आईजीएम। आईजीजी होता है वो प्लेसेंटा क्रॉस करता है, आईजीई होता है जो आईजीए, मिल्क, सलाइवा, टीयर्स, ये सब में पाए जाते हैं आपके आईजीए। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान में रखोगे आईजीए के। ठीक है, तो यहां पे हो गया। अच्छा अपना 56 देख लेते हैं। 56 है द क्लास इम्यूनोग्लोबिन आर द क्रॉसेस द प्लेसेंटा इज, इसमें से कौन सा ऐसा इम्यूनोग्लोबिन है, ऐसा कौन सा क्लास है जो कि प्लेसेंटा को क्रॉस करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी रखता है? फिर वही क्वेश्चन आ गए, आप बताओगे सर आईजीजी जो होता है ये प्लेसेंटा को क्रॉस करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी रखता है। तो ये रहा अपना इम्यूनिटी का टॉप 56 क्वेश्चन। 56 क्वेश्चन आज हमने सॉल्व किए हैं, और जो 56 क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अगर अभी तक आप लोग कोर्स से नहीं जुड़े हो और चाहते हो कि इसके पूरी डिटेल में हम लोग क्लास ले लें जूलॉजी बॉटनी, तो आपको क्या करना होगा,
प्ले स्टोर पे जाके टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा और जैसे ही डाउनलोड करोगे वहां पे कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन पूछेगा। फिर सेमेस्टर एग्जाम में जैसे ही अपने आप को क्लिक करोगे तो वहां पे सारथी बैच का एक आइकन मिल जाएगा जिसमें कंप्लीट जूलॉजी, केमिस्ट्री, बॉटनी, ये सारे कोर्सेस आपको कंप्लीट वे में हर टॉपिक का डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ, नोट्स के साथ, बाइलैंग्वेज के साथ आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा, जिसमें आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेगा। और ये प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर अगर आपके यहाँ एमसीक्यू के बेसिस पे होता है तो एमसीक्यू भी अवेलेबल है, थ्योरेटिकल डिस्क्रिप्टिव बेसिस पे होता है, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी यहाँ पे आपके लिए अवेलेबल है। साथ ही साथ आपको मेंटरशिप भी मिलता है और ये तमाम सारे फैसिलिटी के साथ आपको मिलेगा 449। लेकिन अभी आप इसको अप्लाई करोगे, अभी आप इसको बाई करोगे तो आपको 10% की डिस्काउंट मिल जाएगा। उसके लिए आपको कूपन कोड यूज करना पड़ेगा गुरुकुल 10 का, और फिर आपको ये बैच 300-350 के आसपास में ये बैच आपको अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, तो अभी तक इससे नहीं जुड़े हो तो आप जुड़ जाओ। ठीक है, वीडियो देख के पढ़ लो या फिर नोट्स लेके, बहुत अच्छी बात है। ये जितना भी हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ये सारा चीज आपको पीडीएफ आपको टारगेट गुरुकुल के ऐप पे ही मिल जाएगा सारथी बैच में। तो आपको एक और बेनिफिट हो जाएगा कि जितने क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं इसको अपने आप से प्रैक्टिस करने के लिए बहुत बेनिफिशियल साबित होगा अगर आपके यहाँ एमसीक्यू के बेसिस पे क्वेश्चन होते हैं तो। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान में रखना। तो रही बात इसकी, तो आई होप कि क्लास आपको अच्छी लगी होगी। यहाँ की हम लोग इम्यूनिटी सिस्टम के बारे में देख रहे थे कि अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक कर देंगे, अपने दोस्तों में शेयर कर देंगे और कमेंट बॉक्स में आप लोग प्यारा सा कमेंट कर देंगे क्लास कैसी लगी। और आप लोग कमेंट के साथ एक ये भी बता दोगे कि आउट ऑफ 56 मेरे कितने क्वेश्चन करेक्ट हो गए। आई होप कि आपके 40+ क्वेश्चन आपके करेक्ट हुए होंगे। ठीक है, और जिनके क्वेश्चन कम करेक्ट हुए हैं उनको ये बात बताएंगे कि आप लोग रिवाइज करना स्टार्ट कीजिए, अपने नोट्स को बार बार रिवाइज कीजिए, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन आने हैं आपके नोट्स से ही आने वाले हैं, आपकी थ्योरी क्लास से ही आने वाले हैं। ठीक है, तो ये रही आज की क्लास। अपनी थ्योरी एमसीक्यू की क्लास पूरी कंप्लीट हुई जूलॉजी की, है ना, इसमें सारे यूनिट हम लोग कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग और देखेंगे कौन कौन से और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, यूनिट वाइज हम लोग कंप्लीट कर लिए। अब हम एक राउंड ऑफ करेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके हो सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं तब नेक्स्ट क्लास में। आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि आपको पूरा यूनिट वाइज चाहिए फिर से या फिर पूरा एक साथ चाहिए, आप ये कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टे रहिए, मस्त रहिए, अपनी तैयारी को और मजबूत करते रहिए। धन्यवाद।